नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री वैदिक सभ्यता के सेशंस अपने जारी हैं और आज मैं आर्थिक स्थिति पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। सामाजिक जीवन, राजनीतिक संगठन हम लोगों ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति का देख लिया है। जब हम आर्थिक संगठन की बात करते हैं तो एक विवादास्पद तौर पर कुछ बातें यहाँ पर पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। तो टॉपिक है अपना आज का इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड। मतलब थोड़ा सा ये हमें आश्चर्य होता है कि हम किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं पीढ़ियों के सामने। आप देखिएगा यहाँ पर अर्थव्यवस्था, यदि हम कहें प्रधान अर्थव्यवस्था, मैं एक ये बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन के लिहाज से कही जाती है। फिर मैं थोड़ा लीक सेट कर बात करूँगा आप लोगों के सामने, क्या ये सच हो सकता है क्या। आप देखिएगा प्रधान अर्थव्यवस्था वैदिक काल में बताई जा रही है पशुपालन, ठीक है। और द्वितीय अर्थव्यवस्था, इसको सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कृषि। अब आप सोच कर देखिएगा थोड़ा सा, यदि हम क्रोनोलॉजी को देखें हिस्ट्री की, आप लोगों ने देखा जिसको हम कहते हैं लिथिक एज। लिथिक एज से मतलब है हमारा असल में स्टोन एज, ठीक है जी। हम लोगों ने इसमें सबसे पहले देखा कि पैलियोलिथिक, तो चूंकि पैलियोलिथिक, फिर हमने देखा जी मेसोलिथिक, फिर हमने देखा नियोलिथिक, फिर हमने देखा चैल्कोलिथिक। इसके बाद हम लोगों ने देखा है, याद रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और फिर हम दोबारा लेटर हड़प्पन देख रहे हैं, तो वो अब फिर सीधा यहां से स्टार्ट कर दीजिए वैदिक को। अब आप सोच कर देखिएगा कि क्या प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है जो हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया है, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण या उसके से संबंधित भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। पैलियोलिथिक में जो गैदरिंग थी होमिनिड्स की, या हम कहें कि जो इकोनॉमी थी वो हंटिंग पर टिकी हुई थी, शिकार पर, खाद्य संग्रह का, आप इनको मानव समूह कह सकते हैं। मेसोलिथिक में जाकर आपको एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम कहते हैं पशुपालन, वो नजर आता है, ठीक है। और पहली बार यहां पर कृषि की वन्य किस्में, कृषि की वन्य किस्में भी नजर आती है। नियोलिथिक में पहली बार हमें सेटल्ड एग्रीकल्चर नजर आता है। चैल्कोलिथिक के अंदर वही एग्रीकल्चर। अब आप नोटिस करना, ये तो हुआ विकास का क्रम, समझ में आता है। चैल्कोलिथिक में आपके सामने कॉपर एज आ जाती है, वही एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री साथ साथ चलता रहेगा। हड़प्पन के अंदर भी आप पहली बार आप याद रखना एग्रीकल्चरल बेस्ड आप अर्बनाइजेशन यहां पर देखते हैं, यानी कि आप नगरीकरण यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आती है यहां तक का जो कालानुक्रम हमें बताया जाता है कि साहब खाद्य संग्रह से पशुपालन से कृषि, फिर धातु का विकास हुआ, और धातु के विकास से जो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई, जो तेजी आई, उससे नगरीकरण हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर साथ साथ चलता रहा। मतलब अब आप हंसी नहीं आती साहब, आप सीधा यहां पर आके वैदिक काल में पशुपालन ठोक देते हैं कि साहब प्रधान अर्थव्यवस्था पशुपालन। दुनिया के किस हिस्से में होता है कि आपने खेती सीख ली, भैया डेयरी प्रोडक्शन अलग चीज है, डेयरी बिजनेस भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही होगा। आप क्या कह रहे हैं कि पहली अर्थव्यवस्था का जो पहला सेक्टर है वो एनिमल हस्बेंड्री है। इतिहास की समस्या क्या है कि एक तो इतिहासकार आपके पूर्वाग्रह जो होते हैं वो जहर इंजेक्ट किया जाता है। तो मैंने थोड़ा लीक से हटकर बताया ताकि आप अपनी संस्कृति और विरासत को भी साझा कर सकें, समझ सकें, कंपटीशन फाइट करने के साथ साथ। सिर्फ ये ना कि हम खोखले थोपी गई इतिहास को लेकर चलें, हमें अपनी विरासत को भी संजो के रखना है।
जो भारतीयता है, जो मूल है। क्लियर है? तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये मतलब ये कोई सिस्टमेटिक मुझे अरेंज्ड हिस्ट्री समझ में नहीं आती कि आप कैसा ऐसा कर सकते हैं। पहली बात तो कि आप हड़प्पा और वैदिक को बहुत अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। आप इनका लिटरेचर देखिए, इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल आपको नजर आएगा, फिर आप इनको एक तरफ भौतिक लेवल पर आप इनको कह रहे हैं ये पशुपालक हैं। पशुपालक और चिंतक में रात दिन का अंतर होता है। बाबा क्या बात कर रहे हैं आप लोग। बहरहाल तो आपको मतलब सिर्फ समझाने के लिए कहीं आपको विवेचना करना पड़े, कहीं समझना पड़े, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। तो ये कहा जाता है कि प्रधान अर्थव्यवस्था वैदिक काल में पशुपालन है और द्वितीय अर्थव्यवस्था कृषि है। यहाँ पर पालतू, अब चूंकि प्रधान अर्थव्यवस्था पशुपालन, उसकी वजह क्या है? गाय। गाय का महत्व सर्वाधिक बताया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पशुपालक हैं। भैया लालू यादव तो सीएम रहा था, घर में उसके बहुत गाय पली है, तो क्या गाय चराने जाता था सीएम? इतिहासकारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मुझे कई बार लगता है खाली घड़े होते हैं ऊपर से, जो एक तथ्य सामने आ गया बस इनका सारा मामला उसी के इर्द गिर्द ये इतिहास को बुनने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा चिंतन करिएगा इस बात को। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एविडेंस है। कितने बड़े बड़े मैं हिस्ट्री शीटर्स के नाम ले दूं, पॉलिटिशियंस के नाम ले दूं। एक तो लालू यादव हो गया आपके, शायद आजम खान, भैंस उसके घर में थी, तो क्या वो भैंस चराने जाया करता था आजमगढ़ में? क्लियर है? इस बात को समझने का प्रयास करना कि जो किसी यदि किसी पशु का सर्वाधिक वर्णन किसी साहित्य में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पशुपालन किया करते थे। भैया उसका अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। गाय अर्थव्यवस्था का प्रधान हो सकता है कि उससे प्राप्त डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन अर्थव्यवस्था का एकमात्र केंद्रीय विषय गाय कभी नहीं बन सकती है। गाय कृषि व्यवस्था से संबंधित जीव है। उसका धार्मिक महत्व वो इसलिए उसको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर या उसका उल्लेख ज्यादा प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर इनका जो था वो एग्रीकल्चर बेस्ड अर्बनाइजेशन ही था। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। सो ये कहा जाता है कि प्रधान अर्थव्यवस्था पशुपालन है, कृषि। इसकी क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र पशु के रूप में हमें गो, यानी कि याद रखना गाय का उल्लेख प्राप्त होता है। तो गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति घोषित किया गया है। और यहां पर यह बात भी याद रखना कि गाय को अधन्य भी कहा गया है, अर्थात जो वध के योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। फिर अब यहां पर एक बड़ा विवाद आपको थोप दिया जाता है। गाय को एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसका वध नहीं किया जा सकता है, मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये स्पष्ट उल्लेख आपको ऋग्वेद में प्राप्त हो रहा है, अधन्य, जिसका वध नहीं किया जा रहा है। और यहां पर एक बात मैं आपके सामने और रख दूं, हमें किसी भी ऐसे वैदिक यज्ञानुष्ठान का उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें गाय की बलि दी जा रही है, इसलिए भी पवित्र है। उसके बावजूद यहां पर गोमांस की चर्चा वैदिक काल में अत्यधिक विवादास्पद रही है। आप लोग जानते हैं कि डीएन झा एक बार विवाद में घिर भी चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने वैदिक काल में गोमांस भक्षण पर काफी। अब हम यदि वैदिक काल के अन्य पालतू पशुओं की बात करें, तो हमें कई प्रकार के पालतू पशु यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें घोड़ा है, बैल है, भैंस है, बकरी है। याद रखना गाय तो सबसे पवित्र होगी। सबसे प्रिय अश्व जो वैदिक काल नजर आ रहा है वो अश्व नजर आ रहा है, घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, कुत्ता, सुअर, भेड़, गधा आदि आदि।
यदि मैं हड़प्पा सभ्यता से कंपैरिजन करूं तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र पशु था वृषभ। यहां सबसे पवित्र पशु, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गो, गाय, और यहां पर सबसे प्रिय पालतू अश्व जो है ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय जो पशु नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अश्व अथवा घोड़ा। याद रखिएगा इस बात को भी। क्लियर है? तो घोड़ा है, बैल, भैंस, गधा हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गई, ऊंट हो गया, कुत्ता हो गया, ये अलग। अच्छा एक बात बता दूं, उत्तर वैदिक काल में सुअर का भुना हुआ मांस की चर्चा कई साहित्य में हमें काफी विस्तार से प्राप्त होती है। एक बार यहाँ तक का आप लोग मैटर देख लीजिए, फिर मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। आपने देख लिया होगा, विशेष बात नहीं है। तो आपका गाय, अश्व मतलब घोड़ा, गधा, भैंस, सुअर हो गया, आपके ऊंट हो गया, कुत्ता, बकरी, इन पशुओं को हमें पालतू पशुओं के रूप में देखा जाता है। अब ये इस चीज को देख लीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि साहब उत्तर वैदिक काल में भुना हुआ सुअर का मांस बड़ा प्रिय भोजन माना गया है। गधे का भी बड़ा महत्व है। ऐत्रेय ब्राह्मण में अश्विन देवताओं का जो वाहन है, उनके वाहन का जो पालतू पशु है वो गधा है। इस बात को भी याद रखिएगा। गधे का भी बड़ा महत्व आपको मिलता है। जानकारी मिलती है कि अश्विन देवताओं का रथ गधों द्वारा खींचा जाता है, और ये जानकारी हमें याद रखना कौन से ब्राह्मण से मिलती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऐत्रेय ब्राह्मण से। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये, याद रखना। मैं हट जाता हूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जानकारी मिलती है कि जो अश्विन देवताओं का जो उल्लेख हमें प्राप्त हो रहा है, अश्विन देवताओं का, उन अश्विन देवताओं का जो रथ है वो गधे खींच रहे हैं। क्लियर? एक और जानकारी प्राप्त होती है पूषण देवता। याद रखिएगा, पूषण देवता का रथ बकरा खींचता है। पूषण देवता का रथ बकरा और अश्विन देवताओं का रथ गधा खींच रहा है। अब ये आपसे सुमेलित करने की बात कही जा सकती है। छोटी छोटी बातें मैं डिकोड करता हूं क्लासेस में, इनको उसी रूप में लिखिए और याद करिएगा। ऋग्वेद की 24 ऋचाओं में हमें कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ऋग्वेद की कुल 24 ऋचाओं में, याद रखिएगा इस बात को, ऋग्वेद की कुल 24 ऋचाओं में आपको कृषि का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। 24 में ये संख्या बहुत सटीक है, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जबकि 3 शब्द का बहुत ज्यादा चर्चा मिल रही है कृषि से संबंधित। 3 शब्द ऋग्वेद में, ऊर्ध्वर, धान्य एवं वपंती। ऊर्ध्वर, धान्य और वपंती। जबकि जो कृष्टि शब्द है यानी कि खेती करना, उसका 33 बार उल्लेख मिलता है। तो 3, 24, 33 ये संख्या आपको ऋग्वेद से मिल रही है। 3, 24 एवं 33। तीन शब्द जो सर्वाधिक मिल रहे हैं, ऊर्ध्वर, धान्य एवं वपंती,
ऊर्ध्व धान्य एवं वपंती और 24 ऋचाओं में कृषि का उल्लेख मिलता है। 24 ऋचाओं में आपको कृषि का उल्लेख मिलता है और कुल 33 बार आपको ऋग्वेद में कृष्टि शब्द का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। कृष्टि शब्द का हमें कुल 3, 24, 33 क्लियर है मामला। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक लोग कृषि से बेहतर परिचित थे। लेकिन एक बड़ा विशिष्ट जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि अभी तक हमें ऋग्वैदिक कालीन लोह हल का फाल, हल के नीचे का जो एक प्लेट होता है उस प्लेट से जब आप जुताई करते हैं, बुआई करते हैं किसान लोग, वो हमें लोहे का नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शायद ये लोग नहीं जानते थे। अन्यथा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोहे का उपकरण बना रहे हैं और आपके अंदर ये सामान्य समझ नहीं है कि यदि हम जो लकड़ी का जो हल होता है यदि उसमें लोहे का फाल लगा दें तो शायद जुताई हमारी बहुत ज्यादा गहराई से हो सकती है। क्लियर। निश्चित तौर पर लोहे का हल का फाल हमें ऋग्वैदिक काल का नहीं मिल रहा है। एक बार यहां तक का मैटर को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही है, तो मैं एक बार यहां का देखकर आप लोगों को, सिर्फ 1 सेकंड की बात है, आप लोग एक बार अब यदि हम इसी चीज को और देखने का प्रयास करें, हाँ, तो एक तो कि लोहे का दिलीप चक्रवर्ती ने 1100 ईसा पूर्व के अंदर लोहे के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। अभी तक तो हमें ऋग्वैदिक काल में ये थोड़ी सी असमानता से मिल रही है भौतिक साक्ष्य के रूप में। लोहे का फाल का नहीं मिलना इस संभवतः इस बात की पुष्टि करता है कि ऋग्वैदिक काल तक लोग लोह धातु से परिचित नहीं थे। अब जो एक शब्द आपको ऋग्वेद में मिलता है वो बड़ा उल्लेखनीय है। वो शब्द है हमारे सामने कृष्ण अयस से संबंधित। अब जो ये शब्द आता है संभवतया ये कई लोग कहते हैं कि चूंकि कृष्ण जो शब्द है वो चूंकि श्याम वर्ण या काले उससे, तो कई लोग कहते हैं कि जो कृष्ण अयस जो शब्द प्राप्त हो रहा है वो असल में लोह धातु की तरफ संकेत कर रहा है। लेकिन सही बात ये कि ये जो शब्द है ये असल में ताम्र धातु के लिए ही यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। क्योंकि यदि ऐसा होता कि ऋग्वैदिक लोग लोह धातु से परिचित थे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि ये लोग कृषि उपकरणों के रूप में लोह उपकरणों का प्रयोग नहीं करते। अथर्ववेद से आपको खेत की जुताई, बुआई और कई ऋचाओं में पशु धन संपत्ति में वृद्धि और वो हानिकारक जीव जो खेती का नुकसान करते हैं उनसे दूर रहने की ऋचाओं का उल्लेख आपको उत्तर अथर्ववेद में प्राप्त होता है। काठक संहिता की बात की जाए तो कई ऐसे हलों का उल्लेख काठक संहिता मिल रहा है जिनमें 6, 8, 24 बेल जोते जाते हैं। ये बड़ी बात है। काठक संहिता याद रखिएगा, काठक संहिता से आपको 6, 8, 24 बेलों, याद रखिएगा इस बात को, द्वारा चलाए जाने वाले हलों का उल्लेख मिल रहा है। अब आप सोच के देखना, जनरली मैंने जो अपने घरों में, अपने गांव में, अपने आसपास जो देखा है वो 2 बैल से हल चलाया जा रहा है। आप सोचिए काठक संहिता में 6, 8, 24 बैल द्वारा हल को जोते जाने का यदि उल्लेख मिल रहा, भाई वो हल कितने विशाल होते होंगे।
अब ये समझ से परे कि जहां 24 बैल द्वारा हल जोता जा रहा है, यार लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लोहा इस समय तक प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो हो सकता है भी हमारा शोध, हमारा खोज, हमारा अन्वेषण, सर्वेक्षण इतना व्यापक नहीं हुआ हो। इंतजार कीजिए, इतिहास में जब नए नए उत्खनन या शोध होते हैं तो फिर कई धारणाएं नेस्तानुभूत होती है, हमें छोड़नी पड़ती है, कई निष्कर्षों को हमें अपनाना पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर, अथर्ववेद के अंदर आपको जुताई, बुआई, कटाई, मतलब जो गहराई तक जो बुआई की जाती है, उन कृषि कार्यों का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। तो शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद, इस बात को आप लोगों को याद रखना। शतपथ ब्राह्मण एवं अथर्ववेद, ये दो साहित्य आप लोगों को, शतपथ ब्राह्मण एवं अथर्ववेद के अंदर हमें कई प्रकार की कृषि कार्यों की जानकारी प्राप्त हो रही, जैसे कि जुताई, बुआई, याद रखिएगा, कटाई। शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में, इवन अथर्ववेद के अंदर तो बीजों के द्वारा बुआई, वर्षा, पशुधन की रक्षा, हानिकारक जीव जंतुओं, जंगली जानवरों, डाकुओं को दूर भगाने संबंधी ऋचाओं का भी उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। इसका मतलब कुल मिलाकर जो वैदिक वांग में वैदिक साहित्य है, उसमें न केवल कृषि संबंधी प्रक्रियाओं बल्कि कृषि को बचाने संबंधी उपायों की भी हमें ऋचाओं का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? ये अब काठक संहिता में, ये बिल्कुल याद रखें, सुमेलित रूप में सत्य कथन चुनिए, इस रूप में आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपने देखा कि काठक संहिता में 6, 8, 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों की आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। क्लियर? आगे देखिएगा, एक बार यहां तक का मैटर को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मैटर आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अथर्ववेद की जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि देखो, जब आप कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ते हो तो वहां पर बहुत जरा जरा सी बातें आपको परेशान कर सकती है। अब जैसे आप देखिएगा, कृषि को हानि पहुंचाने वाले, मान लो ये तथ्य आ गया, जीव जंतुओं, डाकुओं, क्लियर, जंगली जानवर, वही जीव जंतु आ गए, इनको दूर भगाने संबंधी ऋचाओं या संबंधी प्रार्थनाओं का उल्लेख किस वैदिक वांग में मिलता है? क्या कर लेंगे हम? को भगाने संबंधी प्रार्थनाओं, या हम कहें ऋचाओं का उल्लेख जिस वैदिक वांग्मय में मिलता है, उस वैदिक वांग्मय का नाम आपको प्राप्त हो रहा है अथर्ववेद। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अथर्ववेद में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर तो हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। अब देखना, सीता असल में हल की रेखा भी कही जा रही है और कृषि भूमि को भी सीता कहा जा रहा है। भाई हल कहाँ चलेगा, या हल जहां चलेगा वो उपजाऊ भूमि होगी, तो हल की रेखा भी सीता कहला रही है और हल को सिरा कहा जा रहा है।
याद रखना, सिरा अर्थात हल और सीता कृषि योग्य भूमि एवं हल की रेखा। अब इस बारे में एक बात बतला दूं मैं, इंपॉर्टेंट तथ्य है, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत या विश्व की प्राचीनतम हल की लकीरें, लॉग लाइन्स हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रही, याद रखिएगा। विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत, या हम कहें साहब आपके सामने हल की लकीरें, हल की लकीरें, याद रखना हमें कहां से प्राप्त हो रही है, तो आपका स्पष्ट जवाब होगा कालीबंगा से। विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत, और हल सिरा कहला रहा है, हल की लकीरें सीता कहलाती हैं। क्लियर है? अथर्ववेद के अंदर आपको एक जानकारी और प्राप्त होती है इसी के साथ साथ, यही लिखता हूं मैं, सूखा एवं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि में बाढ़ भी आ जाएगा एवं अत्यधिक वर्षा भी आ जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो सूखे से भी और अतिवृष्टि यानी कि बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से जो कृषि का नुकसान हो रहा है उसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब आप सोचिएगा, इतना सारा साहित्य आपको प्राप्त हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जी प्रधान अर्थव्यवस्था तो इनकी पशुपालन है। भाई पशु बिना कृषि के पॉसिबल नहीं है। अब यूं मत कहना कि जी रेबारियों का, अरे यार एक जाति की बात नहीं है। पहली बात तो ऋग्वेद में जाति इसी कोई चीज थी नहीं। बात ही नहीं है कि पशुओं को कौन का रखरखाव कौन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जब तक वो कृषि नहीं करेगा पशुओं का पालन पॉसिबल नहीं है। आप यहां ये नहीं कह सकते कि पशुओं का उल्लेख तभी प्राप्त होगा, पशु तभी पलेंगे जब आपके पास सुदृढ़ कृषि का आधार मौजूद होगा। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल में जैविक खाद की आपको बहुत ज्यादा, जैविक खाद का, बायो फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा उल्लेख प्राप्त होता है। अब जैविक खाद में आप यहां पर ले सकते हैं गोबर, गाय हो गया, भैंस हो गई, बैल हो गए। स्पेशली गाय का गोबर सबसे ज्यादा उत्तम बायो फर्टिलाइजर के रूप में हमें यहां पे कहा जाता है। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य कहा गया। देखो ऋग्वेद में बार बार दो शब्द आपको प्राप्त होते हैं, यव एवं धान्य। अब कई लोग कहते हैं यव साब जो के लिए है, धान्य धान यानी कि चावल के लिए, लेकिन सही बात ये बहुत आराम से याद रखना, लिख देता हूं मैं, ऋग्वेद में खाद्यान्नों के लिए प्रयुक्त, याद रखिएगा, ऋग्वेद में खाद्यान्नों के लिए प्रयुक्त सामूहिक संज्ञा, सामूहिक संज्ञा है, बहुत अच्छे से याद रखना, यव अथवा धान्य। यव जनरली आप कई जगह पर आपको जो के रूप में भी उल्लेखित मिलता है, धान्य कई जगह पर आपको चावल धान के रूप में भी उल्लेखित मिलता है। लेकिन एक कलेक्टिवली सामूहिक रूप से सभी अन्न को यहां पर यव की संज्ञा दी जा रही है। क्लियर है? अब जो बात आपके सामने आती कि साहब ऋग्वैदिक काल के अंदर, तो ऋग्वैदिक काल के अंदर तो प्रधान अर्थव्यवस्था कृषि है, ठीक है, मतलब पशुपालन है। तो क्या कहा फिर आगे जाके, क्या कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में प्रधान अर्थव्यवस्था कृषि हो जाती है। मेरे हिसाब से ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल ये असल में एक ही काल के अपने, अब आप उसका नामकरण कर सकते हो, लेकिन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। अब इसी बात से ये बात भी पुष्ट होती है
जब यही मार्क्सिस्ट विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो इतिहासकार कहते हैं कि शुरुआती काल में तो वैदिक काल के अंदर अर्थव्यवस्था एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर है, बाद में कृषि पर आधारित। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कृषि का ही ज़्यादा महत्व था, क्योंकि आप कह सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में चूँकि साहित्य के अंदर भी ज़्यादा कृषि का उपयोग मिल रहा है, या हम कहें कि उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो भैया उस जमाने की मेंटलिटी क्या थी, उन्होंने उस हिसाब से लिखा है। आज के हिसाब से नहीं लिखा है कि जी हजारों साल बाद कुछ इतिहास को अधकचरा ज्ञान वाले लोग बैठेंगे करने तो हमें उनको संतुष्ट, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको जब इतिहास बनाना है तो उस समय की मेंटलिटी को ध्यान में रखकर और आज के पूर्वाग्रहों से रहित रहकर, आज का जो इतिहासकार है वो कई प्रकार की पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर, पॉलिटिकल विजन को लेकर, पॉलिटिकल व्यूज को लेकर उसके अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं, उस रूप में आप इतिहास की राइटिंग करते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। चलिएगा मैं आपको थोड़ी सी बात को और आगे। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के लिए कृषंतः शब्द का मिलता है, वपंतः बुआई, कटाई के लिए लनंतः और मड़ाई के लिए मृणंतः शब्दों का उल्लेख मिलता है। याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित काफी विशिष्ट उल्लेख हमको प्राप्त हो रहे हैं। एक बार यहां तक की बात को आप लोग फिर, अच्छा सॉरी ये तो हो ही गया था ना, यहां तक की बात को नहीं, अभी इस पर बात ही तो अपन देख लेते हैं। यदि हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो कुछ शब्द, कुछ संज्ञाएं हमें कृषि से संबंधित प्राप्त हो रही है और हमें उसको उसी रूप में देखना चाहिए। कृषंतः जो शब्द आपको प्राप्त हो रहा है, एक शब्द प्राप्त हो रहा है कृषंतः। कृषंतः का मतलब है खेत की जुताई करना, वपंतः बुआई करना, बुआई करना, वपंतः और जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई कहला रहा है लनंतः, क्लियर है, और मड़ाई करना यानी कि मृणंतः। इन शब्दों का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब वही वाली बात है, शतपथ ब्राह्मण तो चूंकि उत्तर वैदिक में आता है, तो ये कहना कि जी उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान हो जाती है, हम पहले ही देख चुके हैं। असल में ब्राह्मण वैदिक जो ऋचाएं हैं उनका ही सरल व्याख्याएं हैं। तो कृषंतः का मतलब है जुताई हल के द्वारा, गहराई में बुआई करना, बीज बोना, लनंतः खड़ी फसल पैदावार के बाद कटाई और मड़ाई। इस तरह की संज्ञाएं हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। वाजसनेयी संहिता, अब आप सोचना कितना महत्व है। वाजसनेयी संहिता के अंदर तो विभिन्न फसलों को कब बोना है, कब काटना है, इसका समय का भी उल्लेख है। आप कृषि ज्ञान कितना उन्नत, कितना परिष्कृत रहा होगा वैदिक काल में, आप उसको जांचने का, उसको समझने का प्रयास करिए। क्लियर है, यही लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है। वाजसनेयी संहिता के अंदर तो भैया जी विभिन्न कृषि की बुवाई एवं कटाई की निर्धारित अवधि अर्थात समय काल का भी उल्लेख किया गया है कि किस किस काल में हमें विभिन्न फसलों को बोना चाहिए, विभिन्न फसलों को काटना चाहिए। अब कई प्रकार की फसलों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जैसे आपने शुरुआत में देखा था कि जो गोत्र है वो सामूहिक लोगों का आवास स्थल है, जिसमें मातृकुल और पितृकुल दोनों के गोत्र साथ में रह रहे हैं। इसी प्रकार से खाद्यान्नों को सामूहिक रूप में धान्य और यव के रूप में उल्लेखित किया गया। लेकिन हम देखते हैं यव बेसिकली जो के लिए, और मैंने लिखा भी यहाँ पर, चावल के लिए ब्रीही शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। दालें काफी प्राप्त हो रही हैं, तो दालों के लिए आपको मृदक शब्द का मुदक शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। यव यानी कि जो, आपके लिए ब्रीही यानी कि चावल, उड़द यानी कि माश,
गेहूं के लिए गोधूम शब्द का हमें प्राप्त होता है। तिल का तो खैर काफी महात्म्य पेश किया गया, महत्व पेश किया गया। तिल और फलियों की भी खेती की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब उत्खनन से जो दाने प्राप्त हुए खेती के, जैसे अतरंजी खेड़ा यूपी से, जौ के यानी कि यव के, ब्रीही यानी कि चावल के, गेहूं यानी गोधूम के अवशेष आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक बार यहां तक का देख लीजिए। मैं इसी स्लाइड पे लिख देता हूं। तो गेहूं अर्थात गोधूम, जौ अर्थात यव, चावल अर्थात ब्रीही, क्लियर है, उड़द अर्थात माशक, मूंग अर्थात मोदक। ये आपको उत्तर वैदिक कालीन फसलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। गेहूं, गोधूम, जौ, यव या दखना। जौ, यव, चावल, ब्रीही, उड़द, माशक, मूंग, मोदक, कई प्रकार की फसलों की हमें उत्तर वैदिक काल में जानकारी प्राप्त हो रही है। आप आराम से यहां तक की बात को पेन डाउन करिए, एक एक शब्द को लिखिएगा। मैंने काफी स्पीड धीमी की हुई है क्योंकि मैं जानता हूं, और असल में सही बात यह है कि मैं खुद के लिए ही इस समय टीचिंग कर रहा हूं। मैं जब अपनी तैयारी करता था तो मेरे को ये टॉपिक्स को याद करना थोड़ा सा परिश्रम भरा लगता था। दुसाध्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जोर आता था कि इन शब्दावलियों को। इसलिए मैं आप लोगों से अभी जब टीचिंग कर रहा हूँ तो अपने वक्त को याद में रखते हुए कि काफी वक्त लीजिए। हालांकि मेरा रिदम फ्लो बिगड़ता है जब मैं काफी धीमा बोलता हूँ, मुझे फ्लो में बोलने की एक आदत है, लेकिन सही बात है वो सही नहीं है स्टूडेंट्स के लिहाज से। एक कमांडफुल टीचिंग तो अच्छी लगती है, लेकिन आपको पोज लेकर बताना पड़ता है कि ये शब्द बड़े तकनीकी तौर पे शब्द बड़े परेशान करते हैं, नहीं समझ में आते कि भैया क्या शाब्दिक अर्थ है। इसलिए मैंने स्पीड को डाउन करते हुए आप इन बातों को आराम से लिखते जाइए, समझते जाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब यदि हम थोड़ा सा अपनी बात को इसी रूप में और आगे लेकर चलें तो अभी आपने देखा कि आपको अतरंजी खेड़ा से कई प्रकार की फसलों के यहाँ पर साक्ष्य मिल ही रहे हैं। अतरंजी गेहूं हो गया, आपको चावल हो गया, आपको यव हो गया, यानी कि यव माने जो हो गया। क्लियर है? तो अतरंजी आप लोग जानते हैं अतरंजी खेड़ा काफी महत्वपूर्ण स्थल है मृदभांड परंपराओं के पाने के लिहाज से भी, और आप समझ लीजिएगा एक तरह से लोह युगीन जो सभ्यता उसके प्रबल साक्ष्य आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो अब आप देख लीजिएगा यव, गोधूम, व्रीहि यानी कि चावल, इनके साक्ष्य मिलना। हस्तिनापुर से आपको, हस्तिनापुर वही उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको यहाँ से गेहूं के, व्रीहि यानी कि चावल के और गन्ने के अवशेष मिले हैं। हस्तिनापुर से चावल यानी कि व्रीहि एवं गन्ने के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब आप नोटिस करना कि अब मैं जानबूझकर शब्दों को हिंदी में नहीं ले रहा हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। यव यानी कि जो, व्रीहि यानी कि चावल, गोधूम यानी कि गेहूं। यही एक तरीका है, जितनी बार हम रिपीट करेंगे चीजें सहज रूप में आपको याद हो जाएंगी। बार बार जब आप सुनोगे मुझसे अथर्ववेद में गायों का, कृषि का कितना महत्व है, क्योंकि अथर्ववेद में गाय को अधन्या कहा जा रहा है। तो आप नोटिस करना अधन्या जिसका वध नहीं किया जा सकता है, अर्थात गो, की हत्या करने का अपराधी
यानी कि गो हत्या अपराध का दंड मृत्यु दंड था। ये जानकारी हमें जिस संहिता से, जिस वैदिक वांग्मय से प्राप्त हो रही है वो है अथर्ववेद। गायों को पूज्य माना गया है, अधन्य, जिसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी तौर पर विरोधाभासपूर्ण तरीके से वैदिक काल में गोमांस के भक्षण का भी हमें उल्लेख किया जाता है। मैं अब क्योंकि मेरा रिसर्च इतना नहीं है कि मैं इस पर अभी कोई विशिष्ट टिप्पणी कर सकूं, तो ही चुप रहूंगा। क्लियर? लेकिन ये तय बात है कि गायों के हत्या के अपराधी को अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु दंड दिया जाता था। यदि हम व्यापार वाणिज्य की बात करें, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो पहली बात तो यहां पर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, व्यापार हेतु। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अर्थात आप वस्तुओं का आदान प्रदान करके आप व्यापार कर सकते थे। यानी कि क्योंकि इसकी वजह क्या है, बार्टर सिस्टम क्यों प्रचलित था? क्योंकि वैदिक काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था नहीं थी। क्लियर? इस संदर्भ में मैं आपको बतला दूं कि वैदिक वांग्मय से हमें किसी भी प्रकार के मुद्रा या सिक्के की जानकारी नहीं मिलती। जो निष्क की जानकारी प्राप्त होती है, अब वो उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो आभूषण या स्वर्ण मुद्रा है। वरना देखो, आप यूं समझ लीजिएगा, भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम सिक्के, भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम सिक्के आपको कौन से प्राप्त हो रहे हैं? तो इसको यहां देखिएगा, ये हैं असल में पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स तो खैर जेम्स प्रिंसेप ने कहा है, असल में इनका नाम है आहत सिक्के। ठीक है साहब, ये जो आहत सिक्के हैं इनका प्रचलन, ये बात भी याद रखना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका प्रचलन हो रहा है। अब वैदिक काल तो भाई इससे बहुत पहले का है, तो निश्चित तौर पर वैदिक काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का में पूरी तौर पर अभाव पाया जाता है। सिक्के प्रचलित नहीं थे, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं भारतीय इतिहास के, वो आहत सिक्के हैं, जो लेख विहीन हैं, चिन्ह युक्त हैं, स्वर्ण मुद्रा नहीं है, रजत और तांबे के सिक्के हैं। ये जो आहत सिक्के हैं, इनके बारे में मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये सिक्के लेख विहीन हैं, हम चिन्ह युक्त कह सकते हैं। ये सिक्के आपको ताम्र धातु में प्राप्त हुए हैं, ये सिक्के आपको रजत धातु में प्राप्त हुए हैं। लेकिन आहत सिक्का कभी भी, अभी तक तो किसी भी सूरत में आप लोगों को स्वर्ण मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। वैदिक काल की जब हम व्यापार की बात करें तो याद रखना, यहां पर एक शब्द काफी प्राप्त होता है, वेकनाट। वेकनाट याद रखिएगा, वेकनाट असल में सूदखोरी के लिए प्रयुक्त संज्ञा है। वैदिक काल में सूदखोरी, ब्याज लेकर व्यापार करना, ये बात को याद रखिएगा। ब्याज पर व्यापार करने को आप सूदखोरी कहते हैं। इन सूदखोरों को, इन महाजनों को वेकनाट कहा जा रहा है। और ब्याज कितना वसूला जा रहा है? मूलधन का 8वां या 16वां भाग ब्याज। ब्याज की दर कितनी आ रही है? मूलधन का 1/8वां, या हम कहेंगे 1/16वां भाग आप लोग ब्याज के रूप में वसूल रहे हैं। आपका था वैदिक काल में।
तो वेकनाट शब्द सूदखोरों के लिए है, जो व्यापारी वर्ग के रूप में है, महाजन के रूप में है, जो ब्याज पर धंधा करते हैं। और इंटरेस्ट रेट जो वैदिक काल में हमें प्राप्त हो रही है वो मूलधन का 8वां या 16वां भाग प्राप्त हो रहा है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पूरी तौर पर अभाव था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। आज के सेशन में मैं काफी धीमा चल रहा हूं ताकि आप लोगों को सहजता से चीजें याद हो जाए, सरलता से। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 क्लासेस एक्स्ट्रा हो जाएंगी, न तो आपका पैसा लग रहा है, वक्त जरूर मैं लूंगा, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी लेवल का लिटरेचर पढ़िएगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली क्लास में मतलब एग्जाम हॉल में जाओगे। विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि नॉलेजेबल सेशन आपके लिए काफी लाभप्रद रहा होगा। अगले सेशन में मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, वैदिक काल में अभी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था है, धार्मिक जीवन है आप लोगों का, हमें उस पर चर्चा करनी है, उसका डिकोड करना है। तो और टीचिंग का लेवल हम, क्योंकि पैसा नहीं है तो आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। बाकी आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के सहयोग से ये कारवां, ये काफिला, ये सार्थ जितना बढ़ेगा, मेरा उत्साह और मेरी प्रेरणा और मेरी मेहनत उसी अनुपात में आपको देखने को मिलेगी। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।